1914 में प्रोफेसर पैकोली और उनके छात्र बिली मिस्र में कुछ प्राचीन खंडहरों की जांच कर रहे थे। दीवार पर लिखी इबारत को पढ़कर पैकोली एक भविष्यवाणी का अनुवाद करता है। ईविल के नाम से जानी जाने वाली एक महान प्राचीन शक्ति हर 5000 साल में जीवन वाले हर ग्रह को नष्ट करने के लिए आती है। इसे केवल एक ऐसे हथियार का उपयोग करके रोका जा सकता है जिसमें 4 प्राकृतिक तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु शामिल हैं, साथ ही 5वां तत्व जो एक आदर्श तत्व है। एक पुजारी सुनता है कि पैकोली ने कितना कुछ खोजा है और बहुत अधिक जानने के कारण उसे मारने के लिए पानी में कुछ जहर डाल देता है, लेकिन जब वह पानी पेश करता है तो पैकोली उसे ठुकरा देता है और बिली को इसके बदले कुछ शराब लाने के लिए भेजता है। अचानक एक तारायान पिरामिड के शीर्ष पर उतरता है और विशाल रोबोटिक एलियंस जिन्हें मोंडोशावन के नाम से जाना जाता है अंदर आते हैं। पुजारी उन्हें पहचानता है क्योंकि वह उनके अवशेषों की देखभाल कर रहा है जिन्हें मोंडोशावन पुनः प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि युद्ध आ रहा है और पृथ्वी अब सुरक्षित नहीं है। एक मोंडोशावन दीवार खोलने के लिए चाबी निकालता है और पैकोली इन सभी खुलासों से इतना अभिभूत महसूस करता है कि उसकी बेहोशी हो जाती है। मोंडोशावन 4 मौलिक पत्थर और 5वें तत्व के साथ एक ताबूत लेते हैं, जो पुजारी को चिंतित करता है क्योंकि तब पृथ्वी की रक्षा नहीं की जाएगी। उसी समय बिली को अपनी बंदूक मिल जाती है और वह गोली चला देता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। उनके चारों ओर की दीवारें बंद होने लगती हैं, इसलिए एलियंस अपने जहाज पर वापस भाग जाते हैं, लेकिन एक पुजारी को चाबी देने के लिए पीछे रुक जाता है। हाथ दीवारों के बीच फंस जाता है और पुजारी मोंडोशावन के वापस आने तक नए पुजारियों को ज्ञान देने का वादा करता है। 300 साल बाद भविष्यवाणी सच होती है और महान बुराई पृथ्वी की ओर आने लगती है। राष्ट्रपति लिंडबर्ग स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक सैन्य अंतरिक्ष यान भेजते हैं जो अपने हथियारों को गोली मारने के लिए तैयार करता है। अचानक नवीनतम पुजारी वीटो लिंडबर्ग को सूचित करने के लिए आता है कि ईविल की शूटिंग से केवल अधिक अराजकता होगी और 5वें तत्व के बारे में भविष्यवाणी साझा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडबर्ग उसे खारिज कर देता है और सैनिकों को आग खोलने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी मिसाइलें दागते हैं, बुराई बिना चोट पहुंचाए उन्हें अवशोषित कर लेती है। फिर वह अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी सैनिकों का खून बहाना शुरू कर देती है और उन सभी को मार डालती है। जल्द ही मोंडोशावन भी सुपर हथियार के साथ बुराई को रोकने की उम्मीद में पृथ्वी पर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन पर अचानक मैंगलोर नामक कुछ दुष्ट एलियंस द्वारा हमला किया जाता है, जो उनके जहाज को उड़ा देते हैं और मौलिक पत्थरों के साथ बॉक्स चुरा लेते हैं। फिर मैंगलोर लोग जोर्ग से संपर्क करते हैं, जो एविल के लिए काम करने वाला एक इंसान है जिसने मैंगलोर को पत्थर लाने के लिए काम पर रखा है। वे पत्थर सौंपने और भुगतान पाने के लिए बाद में मिलने पर सहमत हुए। इस बीच शहर में पूर्व सैनिक कोर्बेन अपनी बिल्ली को अलविदा कहता है और अपना अपार्टमेंट छोड़ देता है, लेकिन एक चोर द्वारा उसे रोका जाता है जो उसे एक विशेष हथियार से धमकाता है। कोर्बेन ने यह कहकर उसका ध्यान भटका दिया कि वह इसे लोड करना भूल गया और जब चोर बटन की ओर देखता है तो कोर्बेन अपनी बंदूक निकाल लेता है और उसे डरा देता है। इसके बाद वह अपनी ड्राइविंग शिफ्ट शुरू करने के लिए अपनी कैब में निकल जाता है। कुछ समय बाद सैनिकों के एक समूह ने मोंडोशावन जहाज के मलबे से एक हाथ बरामद किया और सरकारी वैज्ञानिकों ने इसे एक विशेष मशीन में डाल दिया जो डीएनए का पुनर्निर्माण कर सकता है, जबकि यह समझाते हुए कि मोंडोशावन मनुष्यों से अलग नहीं है। एक लेजर प्रिंटर जैसी मशीन डीएनए अनुक्रम को एक साथ रखना शुरू करती है और एक खूबसूरत महिला बनाती है जिसे वैज्ञानिक और सैनिक देखते ही रह जाते हैं और उसे परफेक्ट कहते हैं। मशीन उसे कुछ कपड़े देने के बाद उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है और शोर से उसकी नींद खुल जाती है। वह तुरंत घबरा जाती है और चूंकि वह एक अज्ञात भाषा बोलती है, इसलिए वह कैप्सूल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हालांकि जब एक जनरल करीब आता है और उस पर ताना मारता है तो महिला क्रोधित हो जाती है और शीशे पर मुक्का मारकर उसे तोड़ देती है, जिससे जनरल नीचे गिर जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, महिला भागने के लिए दीवार तोड़ देती है। वह वेंटिलेशन सिस्टम में पहुंच जाती है और उसका पीछा तब तक करती है जब तक कि वह इमारत के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाती, लेकिन अचानक पुलिस से घिर जाती है। कोई अन्य विकल्प न देखकर वह कूदने का फैसला करती है और कोर्बेन की कैब के अंदर पहुंच जाती है। वह तुरंत उसकी सुंदरता से आकर्षित हो जाता है और संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाता है। उसी समय पुलिस ने उसकी कार को घेर लिया ताकि महिला एक संकेत पढ़ ले जिसमें लिखा हो, कृपया मदद करें। पहले तो कोर्बेन ने मना कर दिया क्योंकि वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था,
लेकिन फिर महिला रोती है और अंततः कोर्बेन को उस पर दया आ जाती है। कोर्बेन की गति तेज हो जाती है और उनका पीछा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी कारें पूरे शहर में उड़ती हैं, जिसे कोर्बेन अच्छी तरह से जानता है। कुछ तीखे मोड़ खींचकर वह एक कार को एक डिलीवरी ट्रक से टकराने में सफल हो जाता है, और जब अन्य 2 पुलिस कारें गोलियां चलाती हैं, तो कोर्बेन उनके रडार से गायब होने के लिए बहुत कोहरे वाले क्षेत्र में चला जाता है। दुर्भाग्य से महिला की हालत ठीक नहीं है और बेहोश होने से पहले वह पुजारी शब्द कहती है। कोर्बेन क्षेत्र में एक पुजारी की तलाश करता है और वीटो के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जो महिला की बाह पर निशान देखता है और तुरंत उसे 5वें तत्व के रूप में पहचान लेता है। वीटो और उसका सहायक डेविड औपचारिक वस्त्रों की तलाश में जाते हैं, जबकि कोर्बेन महिला को एक सौम्य चुंबन के साथ जगाने की कोशिश करता है, केवल इसलिए कि वह अपना हथियार ले ले और बंदूक की नोक पर उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। कोर्बेन माफी मांगती है और अपने कार्ड के साथ अपना परिचय देती है। बदले में उसे पता चलता है कि उसका नाम अविश्वसनीय रूप से लंबा है, इसलिए वे इसे छोटा करके लीलू कर देंगे। फिर वीटो और डेविड कोर्बेन को बाहर निकालते हुए लीलू को कब्र की चाबी देने के लिए वापस आते हैं। अगले कुछ घंटों के लिए लीलू बहुत खाता है और 5000 साल के इतिहास को जानने, स्थानीय भाषा सीखने और यहाँ तक कि कुछ मार्शल आर्ट चालें सीखने के लिए वीटो के कंप्यूटर का उपयोग करता है। वीटो लीलू की भाषा समझ सकती है और सीखती है कि वह जानती है कि मौलिक पत्थर कहाँ हैं। इस बीच मैंगलोर की मुलाकात जोर्ग से होती है, जो एक इंसान को उनका नेतृत्व करते हुए देखता है और उसे बाहर बुलाता है। मानव बदलना शुरू कर देता है और खुद को मैंगलोर नेता एक नोट के रूप में प्रकट करता है, जो राष्ट्रपति के सैनिकों के बीच छिपने के लिए मानव भेष का उपयोग कर रहा था। वह बॉक्स को जोर्ग को सौंपता है और भुगतान के लिए कहता है, इसलिए जोर्ग उन्हें हथियारों में नवीनतम तकनीक प्रदान करता है। कुछ डमी का उपयोग करते हुए जोर्ग उन सभी चीजों को दिखाता है जो ये हथियार सक्षम हैं, और दावा करते हैं कि वे कुछ भी नष्ट कर सकते हैं। मैंगलोर खुशी खुशी हथियार ले लेता है और जोर्ग अंततः बॉक्स खोलता है, लेकिन उसे खाली पाता है। गुस्से में जोर्ग ने उनका सौदा रद्द करने की कोशिश की, लेकिन एक नोट बताते हैं कि उन्होंने वह बॉक्स ले लिया जो जोर्ग ने मांगा था और सामग्री कभी भी उनकी समस्या नहीं थी। जोर्ग ने मामले को जाने देने का नाटक किया और यह जानते हुए कि आगे क्या होगा, इमारत छोड़ दी। मैंगलोर ने बिना यह जाने हथियार पर एक अतिरिक्त बटन दबा दिया कि इससे एक विस्फोटक सक्रिय हो गया, जो तुरंत फट गया और उन्हें नीचे गिरा दिया। वीटो में वापस उसे लीलू से पता चला कि मोंडोशावा ने पत्थर किसी ऐसे व्यक्ति को दिए थे जिन पर वे भरोसा कर सकते थे और लीलू को उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। कंप्यूटर पर एक मानचित्र का उपयोग करते हुए लीलू उन्हें दिखाता है कि वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध गायक है, जो फ्लोस्टन पैराडाइज में एक लग्जरी रिजॉर्ट लाइनर पर प्रदर्शन करेगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और वीटो उसे खोलता है और जोर्ग के गुर्गों को ढूंढता है, जो उसे अपने मालिक से मिलने के लिए बाहर खींचते हैं। जोर्ग जानना चाहता है कि पत्थर कहाँ है, और जब वीटो बताने से इनकार करता है तो जोर्ग कहता है कि उसका मिशन भी जीवन की रक्षा करना है। वह बस यही सोचता है कि जीवन विनाश का अपरिहार्य परिणाम है, अराजकता ही मानवता को प्रगति कराती है। जबकि जोर्ग वीटो को अपने सभी गैजेट दिखाता है, गलती से चेरी का एक टुकड़ा उसका अटक जाता है, लेकिन चाहे वह कोई भी बटन दबाए, इस स्थिति में उसके सभी गैजेट बेकार हैं। वीटो इस अवसर का उपयोग यह इंगित करने के लिए करता है कि यदि जोर्ग को अभी भी इतनी छोटी चीज से मारा जा सकता है, तो शक्ति बेकार है, और चेरी को बाहर निकालने में उसकी मदद करने के लिए उसकी पीठ पर वार करता है। जोर्ग दयालुता के इस कार्य को स्वीकार करता है और वीटो को जाने देता है। बाद में जोर्ग का एक गुर्गा राष्ट्रपति की बैठक की जासूसी करने के लिए एक बग का उपयोग करता है और उसे पता चलता है कि गायक के पास पत्थर हैं। लिंडबर्ग अपने आदमियों को मिशन के लिए सबसे अच्छे एजेंट को नियुक्त करने का आदेश देता है, जो कोर्बेन होता है। इससे पहले कि जोर्ग अधिक जान सके, लिंडबर्ग बग को देखता है और उसे मार देता है। इस बीच कोर्बेन एक उड़ंगटोले वाले स्ट्रीट वेंडर के यहाँ खाना खा रहा होता है। तभी अचानक उसे एक संदेश मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वह उससे पूछती है कि उसने उसे यह क्यों नहीं बताया कि उसने जेमिनी प्रतियोगिता जीत ली है। कोर्बेन को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, केवल प्रतियोगिता पुरस्कार के साथ आने वाले दूसरे संदेश के लिए, फ्लोस्टन पैराडाइज के लिए 2 टिकट। उनका भ्रम तब समाप्त होता है जब 3 सैनिक उनसे मिलने आते हैं और समझाते हैं कि सरकार ने प्रतियोगिता में धांधली की है, ताकि कोर्बेन गुप्त रूप से यात्रा कर सकें और गायक से पत्थर वापस ले सकें। हेरफेर महसूस करते हुए
कोर्बेन ने प्रस्ताव को ठुकराने की कोशिश की, लेकिन उस समय अधिक आगंतुकों ने उसे रोक दिया। ये वीटो और लीलू हैं। घबराकर कोर्बेन दूसरों को अंदर जाने देने से पहले सैनिकों को अपने रेफ्रिजरेटर में छिपा देता है। वीटो तुरंत कोर्बेन पर बंदूक खींचता है और कहता है कि पत्थरों को वापस लाने के लिए उन्हें टिकटों की आवश्यकता है। अचानक पुलिस नियंत्रण को संकेत देते हुए अपार्टमेंट का अलार्म बज जाता है। कोर्बेन ने लीलू को अपने सिंक में और वीटो को सेल्फ मेकिंग बिस्तर में छिपा दिया। फिर वह पुलिस के लिए अपनी दिनचर्या करने के लिए दीवार के सामने खड़ा हो गया। वह दिखावा करता है कि वह कोर्बेन नहीं है और पुलिस दूसरे अपार्टमेंट की जांच करती है, जहां एक पड़ोसी उनका अपमान करता है और गलती से उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह कोर्बेन है। पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और एक बैग में भरकर बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर निकलते समय मैंगलोर उनका रास्ता रोकते हैं और बॉडी बैग चुराने के लिए कुछ पुलिस वालों को मार देते हैं। यह पता चला कि एक नॉट जोर्ग के बम से बच गया और बदला लेना चाहता है, इसलिए वह पहले पत्थर चुराएगा। एक बार तट साफ हो जाने पर कोर्बेन लीलू और वीटो को छिपने से बाहर जाने देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, वीटो उसे मारकर गिरा देता है और टिकट चुरा लेता है। जब कोर्बेन जागता है, वीटो और लीलू चले जाते हैं, तो वह फ्रिज खोलता है और जमे हुए सैनिकों से मिशन पत्र लेता है और कहता है कि वह सहयोग करने के लिए सहमत है। कुछ ही देर बाद हवाई अड्डे पर डेविड खुद को कोर्बेन और लीलू को अपनी पत्नी बताने के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि जब वे चेक इन करने वाले थे, कोर्बेन आता है और दिखाता है कि डेविड उसका सहायक था ताकि क्लर्क को संदेह न हो। कोर्बेन और लीलू को अंतरिक्ष यान में जाने की अनुमति दी जाती है, जबकि डेविड वीटो के पास वापस भागता है, जो उसे चाबी देता है और उसे मंदिर तैयार करने के लिए कहता है, जबकि वह लीलू का पीछा करता है। जल्द ही दो मैंगलोर मानव भेष में आते हैं और कोर्बेन और लीलू होने का नाटक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लर्क कंप्यूटर पर सच्चाई देख सकता है और उन्हें भेज देता है। बाद में जोर्ग का गुर्गा भी आता है और दिखावा करने की कोशिश करता है कि वह कोर्बेन है। हालांकि क्लर्क देख सकता है कि असली पहले ही बोर्ड पर चढ़ चुका है और सुरक्षा उपायों को सक्रिय कर देता है। वह आदमी तुरंत भाग जाता है और जोर्ग को कॉल करने के लिए पेफोन का उपयोग करता है, जो इस विफलता से निराश होता है और उस व्यक्ति को मारने के लिए पेफोन में विस्फोट कर देता है। विस्फोट उसी समय होता है जब जहाज उड़ान भरता है, जिससे वीटो बिना किसी के ध्यान में आए इधर उधर छिप जाता है। जहाज के अंदर लीलू अपने पौड़ में जाता है, लेकिन कोर्बेन को एक फ्लाइट अटेंडेंट खींच कर ले जाता है, जो उसे एक प्रसिद्ध मेजबान रूबी को देखने के लिए ले जाता है। रूबी चाहती है कि प्रतियोगिता का विजेता उसके शो का हिस्सा बने और कोर्बेन को अपने प्रशंसकों को नमस्ते कहते हुए दिखाए। हालांकि कोर्बेन उसके सवालों का जवाब सिर्फ 1 या 2 शब्दों में देती है। चिड़ी हुई रूबी उसे सहयोग न करने के लिए डांटती है, इसलिए कोर्बेन उसे दीवार के खिलाफ धक्का देती है और उसे अकेला छोड़ने की धमकी देती है। बाद में कोर्बेन लीलू के साथ उनके पौड़ में शामिल हो जाती है और उसे पता चलता है कि वह अंततः थोड़ी अंग्रेजी बोल सकती है, लेकिन उन्हें ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट उन्हें यात्रा की अवधि के लिए सोने के लिए रख देते हैं। इस बीच जोर्ग को एविल का फोन आता है, जो उसे याद दिलाता है कि जल्द ही पत्थर ले आओ, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। केवल अपनी आवाज से ईविल चेतावनी के रूप में जोर्ग के सिर से खून निकालने में सफल हो जाता है। कुछ घंटों के बाद अंतरिक्ष यान अंततः प्लैनेट फ्लॉस्टन तक पहुंच जाता है। जब यात्री उतरते हैं तो तकनीशियन वीटो को वेंटिलेशन सिस्टम में छिपा हुआ पाते हैं। कोर्बेन अपने होटल के कमरे की जांच करता है, जबकि लीलू दिवा नामक गायिका को भी होटल में आते देखने के लिए दालान में छिपा रहता है। दिवा लीलू को पास में छिपा हुआ महसूस कर लेती है और अपने सहायक को यह बताने के लिए भेजती है कि वे संगीत कार्यक्रम के बाद मिल सकते हैं। इसके बाद रूबी कोर्बेन को दिवा के संगीत कार्यक्रम में खींच ले जाती है, जो इतनी खूबसूरती से गाती है कि कई लोग रोने लगते हैं। जब जोर्ग भी होटल पहुंचता है, मैंगलोर परिवार पत्थरों की तलाश में दिवा के कमरे में घुस जाता है। लीलू अभी भी पास में छिपा हुआ है और उन्हें देखता है, इसलिए वह दिवा के कमरे में भी भाग जाती है और वीटो के कंप्यूटर से सीखी गई मार्शल आर्ट चालों का उपयोग करके मैंगलोर से लड़ना शुरू कर देती है। लीलू द्वारा एक एक करके सभी एलियंस को मार गिराया जाता है, जो साबित करती है कि 5वां तत्व होने के कारण उसका शरीर वास्तव में परिपूर्ण है। फिर वह उस बक्से को पुनः प्राप्त करती है जिसे एलियंस चुराने वाले थे, लेकिन जब वह जाने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि जोर्ग उसका रास्ता रोक रहा है। उसकी हाईटेक बंदूक से भयभीत होकर लीलू ने उस पर बॉक्स फेंक दिया और फिर झरोखों में छिपने के लिए कूद गया। जोर्ग ने वेंट पर गोली चलाई और लीलू को चोट लगने की आवाज सुनी। यह मानते हुए कि वह जल्द ही मर रही है,
जोर्ग एक बम स्थापित करने के बाद चला जाता है जो 20 मिनट में फट जाएगा। दुर्भाग्य से होटल के आसपास और भी मैंगलोर हैं जो जल्द ही बंधक बनाना शुरू कर देते हैं और दिवा को गोली मारकर संगीत कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। जैसे ही जनता घबराकर भागती है, दिवा मंच से गिर जाती है और कोर्बिन उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है और उसे खींचकर सीटों के पीछे छिपा देती है। अपनी आखिरी सांस के साथ दिवा कोर्बिन से मानवता को बचाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसके अंदर पत्थर छिपे हुए हैं। कहीं और जोर्ग बॉक्स खोलता है और देखता है कि वह खाली है, इसलिए उसे होटल लौटना होगा। अचानक एक मैंगलोर कोर्बिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत उसे नीचे गिरा देता है और रूबी को एलियन को बंदूक की नोक पर रखने के लिए कहता है। फिर कोर्बिन गोली के घाव के माध्यम से डाइव के अंदर पहुंचता है और पत्थरों को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिसे वह अपने जैकेट में लपेटता है और रूबी को देता है और उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कहता है। जल्द ही और अधिक मैंगलोर थिएटर में प्रवेश करते हैं, लेकिन कोर्बिन बंदूक का इस्तेमाल बंदूक से लड़ने के लिए करते हैं, जबकि रूबी बालकनियों में से एक में भाग जाती है। जब कोर्बिन मैंगलोर के एक झुंड को मारने में कामयाब हो जाता है, तो वे अधिक शक्तिशाली मिसाइलों से गोलियां चलाते हैं, जिससे उसे एक बार के पीछे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने रास्ते में आने वाली अधिक धमकियों को सुनकर कोर्बिन के पास अपने हाथ ऊपर करके बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसी क्षण वह बालकनी पर रूबी को देखता है और उसे हटने का इशारा करता है। फिर कोर्बिन एक तख्ते पर कूदता है और एक एलियन को उड़ता हुआ भेजता है, जिसका सिर बालकनी में फंस जाता है। रूबी यह देखकर चिल्लाती है और मैंगलोर घबरा जाता है, क्योंकि वह गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे उसके अपने ही लोग घायल हो जाते हैं। कोर्बिन के पास अंततः एक और बंदूक हासिल करने और शेष दुश्मनों को मारने का अवसर है। दुख की बात है कि अधिक मैंगलोर आते हैं, इसलिए कोर्बिन ढेर सारी गोलियां चलाता है जो रूबी की सटीक आकृति को काटती हैं और उसे गिरा देती हैं। फिर वह परिणामी छेद के माध्यम से एक ग्रेनेड फेंकता है। रूबी और कोर्बिन टेबल के नीचे छिप जाते हैं, जबकि विस्फोट में आने वाले सभी एलियंस मारे जाते हैं। तट साफ होने के साथ कोर्बिन और रूबी नियंत्रण कक्ष की ओर भागते हैं और पाते हैं कि और भी मैंगलोर ने विटो सहित कई लोगों को बंधक बना रखा है। एक और लड़ाई शुरू हो जाती है और मनुष्य स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं, इसलिए एक नोट एक मनुष्य को उसके साथ बातचीत करने के लिए आने के लिए कहता है। जैसे ही कोर्बिन ने एक नोट को देखा, उसने स्वेच्छा से उसके सिर में गोली मार दी। बाद में कोर्बिन ने सुरक्षा फुटेज की जांच की और लीलू का हाथ झरोखों से लटका हुआ देखा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। वीटो और रूबी उसका पीछा करते हैं और बम की खोज करते हैं, इसलिए जल्द ही अलार्म बज जाता है और मेहमानों को बाहर निकाल लिया जाता है। कोर्बिन की टीम उसी समय गोदी पर जाती है जब जोर्ग वापस आता है, लेकिन वे एक दूसरे से कुछ ही सेकंड में चूक जाते हैं। जबकि टीम भागने के लिए जोर्ग के जहाज को चुरा लेती है, जोर्ग कमरे में लौटता है और बम को निष्क्रिय कर देता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि मैंगलोर ने एक और विस्फोटक छोड़ दिया है। अपनी मरती हुई सांस के साथ एक नोट का दाहिना हाथ बम विस्फोट करता है और होटल को उड़ा देता है, जिससे जोर्ग की मौत हो जाती है। शुक्र है कि विस्फोट उन तक पहुंचने से पहले ही टीम भाग निकली, लेकिन इसका आभास ईविल को हो गया, जो तेजी से पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू कर देता है। लिंडबर्ग के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, इसलिए उन्होंने कोर्बिन को फोन करके बताया कि उनके पास दुनिया को बचाने के लिए केवल 2 घंटे हैं। यात्रा के दौरान लीलू जाग जाता है और मानव इतिहास का अध्ययन करना जारी रखता है, केवल सभी युद्धों के बारे में जानने के लिए और मनुष्य कितने हिंसक व्यवहार कर सकते हैं। अंततः समूह मिस्र पहुंच जाता है, जहां डेविड उन्हें मंदिर में ले जाता है। लीलू अभी भी आहत है और इससे पहले कि वह यह बता पाती कि उसे क्या करना है, उसके घाव फिर से मर जाते हैं। लोगों को एहसास हुआ कि पत्थरों पर बने प्रतीक स्तंभों से मेल खाते हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्येक पत्थर को सही स्थान पर रखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब डेविड गलती से वायु पत्थर पर आह भरता है और उसे सक्रिय कर देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पत्थर को अपने तत्व की आवश्यकता होती है। वे पानी के पत्थर पर पसीना डालते हैं, धरती पर मिट्टी डालते हैं और अंत में आग पर माचिस जलाते हैं। सभी पत्थरों के चमकने और जाने के लिए तैयार होने पर कोर्बिन लीलू के पास जाती है और उसे जगाती है और उसे यह कहते हुए सुनती है कि वह मानवता को बचाना नहीं चाहती, क्योंकि वे कितने विनाशकारी हैं। कोर्बिन उसे बताती है कि प्यार जैसी कुछ चीजें बचाने लायक हैं, और जब लीलू कहती है कि वह प्यार को कभी नहीं जानती थी, तो कोर्बिन उसे चूम लेती है। उस क्षण में 5वां तत्व अंततः जागता है और पत्थरों के साथ मिलकर यह अंतिम हथियार को सक्रिय करता है, जो बुराई के आने पर ही उस पर प्रहार करता है
और अंततः उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। कुछ समय बाद सरकारी वैज्ञानिकों ने कोर्बेन और लीलू को उनके घावों को ठीक करने के लिए डीएनए पॉड में डाल दिया। लिंडबर्ग उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देने आते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि दोनों अंततः जाग गए हैं और पॉड के अंदर शरारती हो रहे हैं।